वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 11th जो है हमारी उसके बिजनेस स्टडी का सब्जेक्ट, हमारा 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर जो हमारा 11 और चैप्टर का नाम क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं संयुक्त साहस, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर। तो ये छोटा सा चैप्टर है और आज हम इसको एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इस लेक्चर के अंदर है इसका मीनिंग, इसके फीचर्स और इसके मेरिट डिमेरिट्स और जॉइंट वेंचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसके नाम से ही पता चल जाता है मल्टीनेशनल कंपनी। ये देखो एक वर्ड दे रखा ना, मल्टी और नेशनल, इससे पता चल जाता है मल्टीनेशनल का मतलब क्या है, यानी कि कोई ऐसी कंपनी है जो मल्टीनेशनल यानी कि कई देशों में अपना बिजनेस कर रही है, उसको कहते हैं। और जॉइंट वेंचर, वेंचर क्या होता है? एक बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है। जॉइंट मतलब इकट्ठा, एक अकेला होता है उसको तो इकट्ठा नहीं कह सकते, जॉइंट नहीं कह सकते, संयुक्त नहीं कह सकते। तो इसका मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा बिजनेस मिलकर व्यवसाय करते होंगे, तो उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। तो आज हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले मीनिंग और फीचर्स करेंगे और ये चैप्टर एक में ही कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर में। तो जो भी आप नई हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है नीचे। तो सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ एमएनसीज। शॉर्टकट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या कहा जाता है? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसको एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अर्थ क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का अभिप्राय है ऐसी कंपनी से है जिसका रजिस्ट्रेशन किसी एक देश में होता है लेकिन वह माल का उत्पादन एवं विक्रय अनेक देशों में करती है। इन्हें ग्लोबल कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अभी मार्च में पेपर हुए थे, तो मार्च 2020 के अंदर जो पेपर हुआ था बिजनेस स्टडी का, उसके अंदर आया हुआ था एक्सप्लेन ग्लोबल कॉरपोरेशन। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो जी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पढ़ा था और ग्लोबल कॉरपोरेशन हमें करवाया नहीं। तो ग्लोबल कॉरपोरेशन और एमएनसीज क्या होता है? एक ही। ग्लोबल मतलब ऐसा कोई कॉरपोरेशन जो ग्लोबली लेवल पर यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर या बहुत सारे देशों में बिजनेस करता है, उसको हम ग्लोबल कॉरपोरेशन भी कह सकते हैं और इन्हें एमएनसीज भी कह सकते हैं। तो ये थी हमारी इसकी मीनिंग, यानी कि ऐसी कोई कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन एक ही देश में हो। क्या हो? ये बात ध्यान रखनी है, एक देश में हो लेकिन माल का उत्पादन और विक्रय ये कई देशों में करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ एमएनसीज। बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषताएं क्या है? तो आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार, आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार बहुराष्ट्रीय उपकरणों की आवश्यक प्रकृति इस बात में निहित है, बहुराष्ट्रीय उपकरणों का प्रबंधकीय कार्यालय एक देश में होता है। ये ध्यान रखना, कौन सा? प्रबंध करने का कार्यालय एक देश में स्थित होता है, जिसे सुविधा के लिए गृह देश कहते हैं। जिस देश के अंदर फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है और इसका प्रबंध करने का कार्यालय होता है, उस देश को कौन सा कहते हैं? गृह देश कहते हैं। ठीक है। और जबकि उपकरणों का व्यवसाय कई अन्य देशों में किया जाता है और अन्य देश क्या कहलाएंगे? मेजबान देश कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश में देखो, द एसेंशियल नेचर ऑफ द मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज लाइज इन द फैक्ट दैट द मैनेजरियल क्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वन कंट्री रेफर टू फॉर कन्वीनियंस इज द होम कंट्री, while country enterprises carry out operation in a number of other country as well host country। यानी कि ये क्या करती है? इसका रजिस्ट्रेशन कार्यालय एक ही देश में होता है और ये व्यवसाय कई देशों में करती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, याद कर लेना। इसके बाद आता है फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। एमएनसीज जो है या ग्लोबल कॉरपोरेशन है, उनकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, केंद्रीय प्रबंध।
एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य कार्यालय यानी कि हेडक्वार्टर अपने गृह देश यानी कि होम जो कंट्री होती है उसमें होता है। यह कंपनी अपने व्यवसाय का पहला या अन्य देशों में शाखाएं, ब्रांचेस तथा सहायक कंपनियां, सब्सिडरीज कंपनी खोलकर करती है। अपना व्यवसाय कहाँ करती है यह कंपनी? अपने व्यवसाय अन्य अपना जो भी अपना पहला देश जिसमें व्यवसाय होता है या हम ये कह ले कि जहां पर कंपनी स्थापित है वहां, और जहां ब्रांचेस खोल रखी है वहां क्या करती है? अन्य ब्रांचेस खोलकर या फिर कोई सब्सिडरी सहायक कंपनियां खोलकर व्यवसाय करती है। अन्य देशों में चलाए जा रहे व्यवसाय का प्रबंध मुख्य कार्यालय द्वारा ही किया जाता है। जो आपका होम कंट्री, होम टाउन के अंदर, होम कंट्री के अंदर जो ऑफिस है आपका मैनेजमेंट करने का, वहीं से सभी देशों के अंदर खोली गई ब्रांचेस का मैनेजमेंट किया जाता है। सभी शाखाओं एवं सहायक कंपनियों को मुख्य कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का पालन करना होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड यानी कि विश्व स्तर पर फैलाव। बहुराष्ट्रीय कंपनी का व्यवसाय अनेक देशों में फैला होता है। ठीक है, यह कंपनी मेजबान देशों की स्थानीय दशाओं का पूरा लाभ उठाती है, जैसे कच्चे माल का प्रयोग करना। दूसरा है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उच्च क्वालिटी के उत्पाद। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी को विश्व स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करना होता है, इसलिए उत्पादों की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देती है। लार्ज साइज यानी कि बड़ा आकार। बहुराष्ट्रीय कंपनी की संपत्तियां बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये तो बहुत सारे देशों में होती है, तो सीधी सी बात है इनकी संपत्तियां भी बहुत ज्यादा होगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे IBM एक कंपनी है, उसकी एसेट्स की अगर वैल्यू का आप काउंट करोगे तो $8 बिलियन है। और इसी प्रकार एक अन्य कंपनी है जिसका नाम है ITT। इसका क्या है? 70 देशों में तो ब्रांचेज है और 70 देशों में 800 ब्रांचेज है। तो देखो 70 कंट्री होगी और 800 ब्रांचेस, तो सीधी सी बात है इनकी क्या होगी? एसेट्स बहुत ज्यादा होगी। इसके बाद है फिफ्थ है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। अनेक उत्पादों, पहली बात तो इनके अनेक उत्पाद होते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, बड़े स्तर पर अनुसंधान होता है, बढ़िया विपणन की सुविधाएं होती है। इन कारणों से क्या होता है, ये कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जल्दी ही अपनी पहचान बना लेती है। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन पर विशेष ध्यान। ये कंपनियां विज्ञापन पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, विशेष ध्यान देती है, और यही इसकी सफलता का राज भी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ MNCs। इवैल्यूएशन जहां भी आ जाता है, किसी भी चीज का अगर इवैल्यूएशन कह रखा है आपको, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देने हैं, या फिर उसके मेरिट और डीमेरिट्स देने हैं, या फिर उसके हम कहते हैं कि बेनिफिट्स और उसकी लिमिटेशन देनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मूल्यांकन में सबसे पहले हम करेंगे एडवांटेज ऑफ MNCs, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ। सबसे पहला हमारा आता है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी विनियोग में वृद्धि। सभी देश ये चाहते हैं कि विदेशी पूंजी का विनियोग उनके देश में हो, और इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है, जिसकी आवश्यकता वस्तुओं के आयात के लिए होती है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से विदेशी पूंजी अपने आप ही देश के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से स्थानीय लोगों को, यानी कि वो जहां आएगी तो देश में वो अपनी फैक्ट्री लगाएगी, तो उसमें क्या होगा, यहाँ के ही लोगों को रोजगार देगी, वो अपने देश से तो लाने से रहे मजदूर, तो इससे लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्योंकि ये कंपनियां बड़े स्तर पर व्यवसाय करती है, इसलिए इसमें बहुत अधिक लोगों को भर्ती किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का उचित प्रयोग। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से किसी देश में बेकार पड़े हुए मानवीय और भौतिक, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का उचित उपयोग होने लगता है। बेकार पड़े मानवीय और भौतिक का मतलब है कि देखो देश के अंदर टैलेंट बहुत है, पर वो ढंग से जगह यूज नहीं हो रहा, या हमारे भौतिक संसाधन बहुत है पर उनका यूज नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह से MNCs जो है आती है, तो या फिर हमारी कंट्री की दूसरी कंट्री भी ऐसे अलाउ करती है, तो वहां के चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो
और चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, सबका उचित उपयोग होने लगता है। तकनीकी रूप से विकसित होने के कारण ये कंपनियां बड़े बेकार पड़े साधनों का अच्छा उपयोग कर लेती है। यहाँ बेकार आएगा, बेकार पड़े साधनों का अच्छा उपयोग कर लेती है। इससे देश की आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है टेक्निकल डेवलपमेंट। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से एक देश में हुए तकनीकी विकास का अन्य देशों को भी लाभ पहुंचता है। परिणामतः वह देश भी तकनीकी रूप से विकसित होने लगता है। नेक्स्ट है मैनेजरियल डेवलपमेंट, प्रबंधकीय विकास। बहुराष्ट्रीय कंपनियां नई नई प्रबंध की पद्धतियों को लेटेस्ट जो मैनेजमेंट टेक्निक है उनकी जानकारी रखने वाले लोगों को एज ए प्रबंधक के रूप में नियुक्त करती है। तो इन कंपनियों में रोजगार पाने के जो इच्छुक स्थानीय लोग हैं प्रबंध के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान करते हैं और इससे पेशेवर प्रबंधकीय जो संस्कृति है उसका विकास होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, निर्यात में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सफलता से प्रभावित होकर बहुत सारे स्थानीय जो उद्यमी हैं वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना करते हैं और इससे देश के निर्यात में वृद्धि होती है। तो ये थे एमएनसीज या बहुराष्ट्रीय कंपनी या ग्लोबल कॉरपोरेशन के फायदे। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट ऑफ एमएनसीज, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हानियां क्या क्या है। सबसे पहला आता है डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योगों को खतरा। देखो घरेलू उद्योगों को खतरा कैसे होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास बहुत यानी कि विशालकाय वित्तीय साधन होते हैं। विशालकाय वित्तीय साधन होने के कारण क्या करेंगे, घरेलू उद्योग प्राय इनके सामने प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते और कुछ कमजोर कंपनियों को तो अपना व्यवसाय ही बंद करना पड़ता है क्योंकि इनके साधन अच्छे हैं। तो सीधी सी बात है, ये क्या करेंगे, अच्छी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और ज्यादा लेवल पे प्रोडक्ट बनाएंगे, स्केल ज्यादा होगा प्रोडक्शन का तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, स्थानीय जो उद्योग है वो इनका सामना नहीं कर पाते और कई कंपनियां तो बंद भी हो जाती है। इसके बाद है रिपार्टिशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों की गृह देश में वापसी। इन कंपनियों को बहुत अधिक लाभ होते हैं और इन लाभों को ये अपने देश में ले जाती है, यानी कि काम यहाँ करेगी अपने यहाँ। मान लेते हैं कोई अमेरिका की कंपनी है, एमएनसीज है, वो इंडिया में है तो इंडिया में क्या करेगी, बहुत सारा लाभ कमाएगी और लाभ को अपने देश में ले जाती है। ऐसा करने से मेजबान देश के विदेशी विनिमय कोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो लाभ अपने कंट्री में ले जाएगी तो वो किस में ले जाएगी, मुद्रा के रूप में ले जाएगी। तो इससे देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है। इन्वेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स, स्थानीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी विशालकाय स्थिति के कारण अलग विकसित देशों पर अपना धीरे धीरे प्रभुत्व जो है आसानी से बना लेती है। पहले ये कंपनियां सरकार की कई तरह से सहायता करती है और धीरे धीरे सरकारी जो निर्णय होते हैं उनमें हस्तक्षेप करने लगती हैं और किसी भी देश के लिए स्थिति सुखदायी नहीं होती। जैसे 1600 ईस्वी में हमारा देश में जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने धीरे धीरे क्या किया, देश में पहले वो धीरे धीरे सरकार की हेल्प करती रही और बाद में उसने क्या किया, आपको पता ही है कि पूरे देश को गुलाम बना लिया था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब देखो उनके खुद के तो है नहीं ये रिसोर्सेज, उनको तो जितना यूज करना है, जितना जल्दी यूज करे या जितना ज्यादा यूज करे, वो प्राकृतिक साधनों का बहुत ज्यादा यूज करके शोषण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देशों में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का बड़ी लापरवाही से प्रयोग करती है क्योंकि उनके रिसोर्सेज थोड़े ना कम हो रहे हैं, रिसोर्सेज तो हमारे कम हो रहे हैं या हम कह सकते हैं कि मेजबान देश के कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार देश के अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित प्रयोग होने से हानि भी होती है। अब देखो आपको समझ आ गया होगा, मेजबान देश और जो हमारा गृह देश होता है, गृह देश वो होता है जिस देश की वो कंपनी होती है और मेजबान देश वो होता है जिस देश में कंपनी जाकर व्यवसाय करती है। तो देखो आगे आपके बहुत सारी कंपनी आएगी, उसके एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी कि किस तरह से मेजबान कंपनी और जो है मेजबान देश हो और गृह देश होता है। जैसे कोई एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, वो कंपनी इंडिया में बनी है,
ठीक है। तो इस कंपनी के लिए इंडिया क्या है, गृह देश है। और ये अगर जाकर हम कहते हैं कि अमेरिका के अंदर व्यापार करती है तो अमेरिका इसके लिए क्या है, मेजबान देश कहलाएगा। तो इस तरह से ये एक नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। नेक्स्ट आता है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। देखो इनसे गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये कंपनियां प्रायः अल्प जो है अल्प विकसित और विकासशील देशों में स्थापित की जाती है ज्यादातर। इन देशों में अधिकतर लोग गरीब होते हैं, लेकिन ये कंपनियां केवल अमीर लोगों के उपभोग के लिए ही वस्तुएं बनाती है, गरीब लोगों के लिए ये वस्तुएं नहीं बनाती। ये कैसी वस्तुएं बनाती है? जैसे श्रृंगार का सामान, पेय पदार्थ, चॉकलेट। ये कौन खरीदता है? गरीब थोड़े ना खरीदेंगे, ये तो अमीर लोग खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, देश के अधिकतर लोगों को इन कंपनियों से कोई भी लाभ नहीं होता। इस कारण कहा जाता है कि नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। इसके बाद आता है कंक्लूजन। अब देखो हमने मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज के बारे में, इसके एडवांटेज भी पढ़े और लिमिटेशन। इसके बाद देखो हम कंक्लूजन निकालते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से मेजबान देश को होने वाले लाभ और हानियों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अल्प विकसित एवं विकासशील देशों को इनकी स्थापना से लाभ हो सकता है, बशर्ते कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों या कुछ प्रतिबंध अगर किए जाए, ठीक है, प्रतिबंध कुछ किए जाए तो मेजबान देश को फायदे हो सकते हैं। इस संबंध में निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं? सबसे पहला है संपूर्ण लाभों को वापिस नहीं ले जाया जाना चाहिए, यानी कि वो जिस देश में, मेजबान देश में वो कमा रही है लाभ, तो पूरा का पूरा वो अपने देश में ना ले जाए, कुछ प्रतिबंध लगा दे, जैसे कि इन कंपनियों द्वारा अर्जित लाभों का कुछ भाग मेजबान देश में ही विनियोग किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरा है स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, यानी कि ये कंपनियां मेजबान देश की राजनीतिक जो है सरकार है उनमें किसी भी टाइप का कोई यानी कि हस्तक्षेप ना करे। प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग की शर्त लगाई जानी चाहिए, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन यूज कर रही है वो एक लिमिट में ही करे। फोर्थ है गरीब लोगों के उपभोग की वस्तुएं भी तैयार करे, यानी कि वो चाहे अमीर लोगों के लिए वस्तुएं कर ले, पर कुछ ऐसी वस्तुओं का भी उसको उत्पादन करना चाहिए जो गरीब लोग यूज करते हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। भारतीय और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी है? जैसे इनके नाम से पता चल जाएगा, रैनबैक्सी, डॉक्टर, ये अलग अलग, ये फार्मा की है, ये वाली, ये इन्फोटेक वगैरह है, इन्फोटेक, इन्फोसिस, विप्रो, ये होगी, ऑटो की होगी टाटा मोटर्स, भारत। ये इनके नाम आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो है कंपनी भारतीय कंपनी है और जो मल्टीनेशनल है, बहुत सारे देशों में बिजनेस कर रही है। और मैन्युफैक्चरिंग की ये होगी, स्टरलाइट होगी, हिंडाल्को होगी, तो ये एशियन पेंट, ये इस तरह की होगी। एनर्जी, एनर्जी में कौन सी है? ONGC कंपनी। ये कौन सी कंपनियां है? ये भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कि विदेशों में भी व्यापार करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये वो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो हमारे देश में आकर भी व्यवसाय करती है, जैसे कि इनके नाम लिखे हुए, कंपनी का नाम और पैतृक देश का नाम, ठीक है, कंपनी का नाम और पैतृक। बहुत सारी कंपनियां हैं। ब्रूक बॉन्ड आपने नाम सुना है, यूके की है। कैडबरी यूके की है। और अपन नाम ले लेते हैं, लिप्टन यूके की है। कोका कोला आपको पता ही है, ये यूएसए की है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ ये चार्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इसका और ये पूछा जाता है, जैसे कि लिप्टन जो कंपनी है वो कहाँ की है, किस देश की है, कोका कोला किस देश की है। तो आप जनरली इसे थोड़ा सा इसके ऊपर एक नजर मार के इसको जो इजी ही लगे आपको वो याद कर लेना। जैसे सुजुकी है वो कहाँ की है, जापान की है। सोनी कहाँ की है, जापान की है। फिएट इटली की है। सैमसंग कहाँ की है, साउथ कोरिया की है। तो ये चीजें आप जो है डे रूटीन, जैसे पेप्सी है वो यूएसए की है और कोका कोला भी कहाँ की है, यूएसए की है। तो इस तरह से ये कंपनियां जो है इसलिए आपको दिखा रही हूँ, और इनके मेजबान देशों के यानी कि इनके जो है पेरेंटल जो कंट्री है उनके नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से कई बार, कि जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कोका कोला किस देश की कंपनी है। तो अगर आपने एक बार इसको जर्नली पढ़ा होगा तो आप इसको आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो ये हमारी कंपनियां थी कुछ, इसके बारे में
हमने पढ़ा। इसके बाद आता है सेकंड हमारा आता है, ये हमने एमएनसीज के बारे में पढ़ लिया कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और कौन कौन सी ये कंपनियां हैं, क्या इसके लाभ हानि है। इसके बाद हमारे चैप्टर के अंदर दूसरा जो टॉपिक था वो था जॉइंट वेंचर का, संयुक्त साहस का। तो देखो संयुक्त साहस का आते ही यहाँ क्या आ जाता है, दो व्यावसायिक उपक्रम, क्या आ गया, दो व्यावसायिक उपक्रम सामूहिक उद्देश्य व आपसी लाभ के लिए इकट्ठे होते हैं तो संयुक्त साहस का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, संयुक्त साहस का जन्म होता है। ये दो उपक्रम निजी, सरकारी या विदेशी कंपनी भी हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के संदर्भ में संयुक्त साहस का अभिप्राय ऐसे उपक्रम की स्थापना करने से जिसमें घरेलू उद्यमी, डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर तथा विदेशी फॉरेन एंटरप्रेन्योर भी हो, तो दोनों स्वामित्व व प्रबंध में भागीदार होते हैं और इसके अंतर्गत आयातक देश की कंपनी के साथ मिलकर व्यवसाय किया जाता है। यानी कि जिस देश से हम आयात करते हैं माल, उस देश की कंपनी से मिलकर बिजनेस किया जाता है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के इस माध्यम को अपनाए जाने के क्या कारण है, यानी कि संयुक्त साहस को अपनाने के पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहला है, जब एक कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करना चाहती है लेकिन उसके पास पूंजी व मानव शक्ति की कमी है, तो क्या करेगी वो, पूंजी भी कम है, मानव शक्ति भी कम है, पर वो किस लेवल पे बिजनेस करना चाहती है, अंतरराष्ट्रीय, तो उसके साथ किसी विदेशी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर व्यवसाय करना फायदेमंद रहेगा। सेकंड है, जब कंपनी यह महसूस करे कि आयातक देश के स्थानीय साझेदार के साथ व्यवसाय करना लाभदायक होगा, क्योंकि जिस देश में आप व्यवसाय कर रहे हो वहां का जो कोई व्यवसायी है स्थानीय, उसके साथ व्यवसाय करोगे तो उस स्थानीय जो व्यवसायी है उसको वहां की जो स्थानीय दशाएं हैं उनका सब पता है, तो इस कारण से उसको साझेदार बनाने से आपको बेनिफिट होगा। तीसरा है, जब कंपनी आयातक देश के आयात देश के स्थानीय साझेदार की वितरण व्यवस्था का लाभ उठाने की इच्छुक हो, यानी कि जिस देश से हम आयात करते हैं उस देश के साथ वितरण व्यवस्था, यानी कि बनाने वाला कोई और है और प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई और है। इस तरह से एक कंपनी प्रोडक्शन करती है और दूसरी कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, तो इस तरह से भी साझेदारी वो कर लेते हैं, जिसे संयुक्त साहस कहते हैं। अब आता है देखो बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के लाभ क्या है। सबसे पहला, इजी एंट्री इन ओवरसीज मार्केट, विदेशी बाजार में आसान प्रवेश। जिन कंपनियों के पास पूंजी और मानव शक्ति की कमी है लेकिन वह विदेशी बाजार में प्रवेश करना चाहती है तो वे संयुक्त साहस द्वारा ऐसा कर सकती है। संयुक्त साहस में विदेशी साझेदार पूंजी व मानव शक्ति दोनों ही उपलब्ध करके ऐसा संभव कर सकते हैं। रिस्क इज मिनिमाइज्ड, देखो जोखिम कम हो जाता है इससे। विदेशी बाजार व्यवस्था की जानकारी आपको न होने से जोखिम जो है उत्पन्न जोखिम को आप संयुक्त साहस के द्वारा कम कर सकते हो। स्थानीय भागीदार को वहां के बाजार की पूरी जानकारी होगी और इस प्रकार विदेशी सरकार की नीतियों से जो जोखिम उत्पन्न होने वाला है उसको आप समय रहते ही कम कर सकते हो, क्योंकि जो स्थानीय साझेदार है उसको सब बातों का पता होता है या उसको ज्यादातर जानकारी होती है वहां के कंडीशन की, तो सरकार कैसा निर्णय बना सकती है उसके बारे में उस साझेदार को पता होगा, तो आप उससे पहले ही प्रबंध कर सकते हो और उस बचाव कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट, तकनीकी लाभ। विदेशी कंपनी से साझेदारी करके भारतीय कंपनी एडवांस और नवीनतम तकनीकी का भी लाभ उठा सकती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, प्रतियोगिता ताकत। जब दो कंपनियां मिलकर एक व्यवसाय करती है तो निश्चित रूप से उनमें प्रतियोगिता करने की ताकत जो है अपने आप ही बढ़ जाती है। ठीक है। रिडक्शन इन कॉस्ट, लागतों में कमी। जब दो कंपनियां मिलकर व्यवसाय करती है तो बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना संभव होता है और बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें प्राप्त होती है, परिणामतः उत्पादन की लागत में कमी आ जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर मल्टीनेशनल कंपनी का, छोटा सा था इसलिए मैंने एक लेक्चर में ही कंप्लीट करने की कोशिश की है।
अगर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है और आपको ये जो फॉर्मेट है मैंने अभी यूज़ किया है, ये नए तरीके से यानी कि टाइप करके जो कर रही हूँ, इसमें आज 1-2 मिस्टेक हो गई है, सॉरी, आगे से मैं और ध्यान दूँगी। तो ये अगर आपको अच्छा लगा है, समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।